तु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। अब तक हमने भारतीय जीवन दृष्टि, भारतीय जीवन रचना, जीवन शैली के बारे में तो कम, परंतु जीवन दृष्टि और जीवन रचना, इसके बारे में जरा विस्तार से बात की। वैसे तो उसे संक्षेप में की ऐसा ही कहा जाना चाहिए, तो भी मैं विस्तार से इसलिए कह रही हूँ कि सभी पहलुओं पर हमने विचार किया। समग्रता में विचार करना है तो संक्षेप में, परंतु विस्तार में, ऐसे दोनों ही प्रकार से विचार करना होता है। हम शिक्षा की बात करने से पहले भी भारतीय जीवन दृष्टि की बात क्यों करते हैं? इसलिए कि शिक्षा का या सभी व्यवस्थाओं का अधिष्ठान अथवा आधार अथवा आलंबन जीवन दृष्टि ही होता है। शिक्षा जीवन दृष्टि पर आधारित होती है और जीवन दृष्टि को पुष्ट भी करती है। इसलिए हमने भारतीय जीवन दृष्टि के सभी पहलुओं को संक्षेप में जानने का प्रयास किया। अभी हम शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा क्या है और कैसी है, कैसे दी जाती है, आदि सारी बातें बाद में करेंगे, परंतु पहले शिक्षा के बारे में जो एक बात समझनी है वो इसकी व्याप्ति और इसका अधिष्ठान कैसा है, स्वरूप कैसा है, इसकी बात पहले करनी चाहिए। तो पहली बात करेंगे तो शिक्षा क्यों होती है, उद्देश्य क्या है। आज हम बहुत सीमित संकुचित ऐसे उद्देश्य से शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, और वह है व्यक्तिगत विकास। और व्यक्तिगत विकास में भी सामान्य रूप से पहली बात है अर्थार्जन की क्षमता प्राप्त करना, और वह भी उसके माध्यम से समाज में जो भी प्रतिष्ठा प्राप्त होती है वह प्राप्त करना। इतने सीमित और संकुचित उद्देश्य से हम शिक्षा की बात करते हैं, परंतु भारत में युगों की परंपरा से इतने सीमित और संकुचित उद्देश्य से शिक्षा का कार्य नहीं होता आया है। शिक्षा ज्ञान के क्षेत्र की व्यवस्था है और इसलिए शिक्षा ज्ञान से जुड़ी है। तो शिक्षा का प्रथम उद्देश्य और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ज्ञान की सेवा करना है। शिक्षा का आदान प्रदान वो तो होता है व्यक्तिगत रूप में, आचार्य और छात्र के बीच में, तो वो व्यक्ति है और शिक्षा व्यक्ति को ही दी जाती है, ये बात सत्य है। परंतु शिक्षा का उद्देश्य सबसे पहला ज्ञान की सेवा करना है। व्यक्ति हो, समाज हो, राष्ट्र हो, सबसे भी अधिक ज्ञान महत्वपूर्ण है, इसलिए ज्ञान की सेवा करनी चाहिए। ज्ञान की सेवा कैसे की जाती है? ज्ञान साधना करके। ज्ञान साधना क्या है? ज्ञान का अर्जन, अर्थात ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञानी बनना, शिक्षित बनना, ये हर एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, क्योंकि तभी ज्ञान की साधना और सेवा हो सकती है। ज्ञान की प्रतिष्ठा करना, ज्ञान की प्रतिष्ठा का क्या अर्थ है? तो ज्ञान को सर्वोपरि मानना। किससे सर्वोपरि मानना? धन से, सत्ता से, बल से, कौशल से, इन बुद्धि चातुरी से, इन सभी से ज्ञान श्रेष्ठ है। भारत हमेशा ज्ञाननिष्ठ देश रहा है, इसलिए ज्ञान की सेवा, ज्ञान की साधना, ज्ञान की रक्षा, ज्ञान का अर्जन, ज्ञान की प्रतिष्ठा, ये भारत के लिए नए शब्द नहीं है, नए नहीं है, परंतु आज विस्मृत हो गए हैं,
इसलिए उनको पुनः स्मरण में लाना चाहिए। ज्ञाननिष्ठ देश रहा है, इसका अर्थ क्या है? तो व्यक्तिगत जीवन के हो या राष्ट्र जीवन के हो, सभी प्रश्नों के उत्तर, सभी समस्याओं का हल, सभी संकटों का निवारण ज्ञान में खोजना, ये भारत की रीत रही है। सभी प्रश्नों के हल, यदि हम ज्ञाननिष्ठ नहीं हैं, तो प्रश्नों के हल कभी शस्त्रों से युद्ध करके भी प्राप्त किए जाते हैं, कभी धन से, धन का आदान प्रदान करके भी प्राप्त किए जाते हैं, कभी बल से प्राप्त किए जाते हैं, कभी बुद्धि चातुर्य से प्राप्त किए जाते हैं। परंतु ये सब प्रश्नों के हल, प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के या संकटों के निवारण के ये हल ये हल हमेशा के लिए नहीं होते हैं। ये हल तत्काल ही होते हैं। सबसे उत्तम हल, सबसे श्रेष्ठ हल ज्ञान के आधार पर मिलते हैं। ये हमारे बुद्धिमान पूर्वजों ने जाना, इसलिए ज्ञान निष्ठा को सर्वोपरि बताया। तो ऐसे ज्ञान निष्ठा, ज्ञानार्जन, ज्ञान की प्रतिष्ठा, ज्ञान की साधना, ज्ञान की सेवा, ज्ञान की रक्षा, ये हमारी शिक्षा का प्रथम उद्देश्य है। ज्ञान के प्रति निष्ठावान होना, इसका अर्थ क्या है? तो ज्ञान की प्रतिष्ठा कम नहीं होने देना, ज्ञान का सर्वोपरि स्थान जो है उसको नीचे नहीं ले आना, ये हमारा उद्देश्य सबसे पहले बनना चाहिए। आज यह नहीं है, इसलिए ये बात एक बार, दो बार, तीन बार ऐसी कहनी पड़ती है, परंतु ये हमारा पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है राष्ट्र की रक्षा, राष्ट्र को अभ्युदय और निश्रेयस की प्राप्ति। अभ्युदय का अर्थ है सर्व प्रकार की भौतिक समृद्धि, उसकी प्राप्ति। संपूर्ण राष्ट्र को अभ्युदय की प्राप्ति माने भौतिक दृष्टि से यह संपन्न होना चाहिए। और दूसरा निश्रेयस माने परम कल्याण की प्राप्ति, हित भी होना चाहिए। इसको सादे अर्थों में कहें तो सुख और हित, इन दोनों की प्राप्ति होना। किसको? संपूर्ण राष्ट्र को। संपूर्ण राष्ट्र को हित और सुख की प्राप्ति होना, इसी को परम वैभव की प्राप्ति कहते हैं। इसलिए राष्ट्र का परम वैभव, ये शिक्षा का दूसरा लक्ष्य है। अब राष्ट्र का परम वैभव जब हम कहते हैं, तब धर्म और संस्कृति की रक्षा, धर्म और संस्कृति का पालन करके, उनको लागू करके ही उसकी रक्षा होती है। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म हमारी रक्षा करता है, धर्म हमारी धारणा करता है, संस्कृति हमें उन्नत बनाती है। इसलिए धर्म और संस्कृति की रक्षा, यही राष्ट्र की रक्षा है। राष्ट्र में एक तरफ धर्म और संस्कृति, इसका आयाम है, तो दूसरी ओर प्रजा। राष्ट्र को हम भूमि भी कहते हैं और प्रजा भी कहते हैं। भूमि पर निवास करने वाली प्रजा और उसकी जीवन दृष्टि, ये सब मिलकर राष्ट्र होता है, राष्ट्र संकल्पना बनती है। इसलिए धर्म और संस्कृति की रक्षा, ये शिक्षा का दूसरा उद्देश्य है। प्रजा का हित और सुख, और प्रजा की समृद्धि और परम कल्याण, इन दोनों की प्राप्ति, ये शिक्षा का दूसरा लक्ष्य है। इसको हम उसका सामाजिक उद्देश्य कहेंगे। सामाजिक कहते ही उसमें संस्कृति, समृद्धि, ये दोनों पक्ष आ जाते हैं। समाज कहते ही हमारी संपूर्ण समाज व्यवस्था भी उसमें आ जाती है। इसलिए राष्ट्र का परम वैभव, इसका अर्थ है
प्रजा की, समस्त प्रजा की हित और सुख की, समृद्धि और संस्कृति की प्राप्ति, इसके लिए शिक्षा होती है। अब समाज की जब हम बात करते हैं तो समाज को हित और सुख प्राप्त हो, इसलिए हम एक रचना करते हैं, समाज की व्यवस्था करते हैं। उदाहरण के लिए वर्ण और जाति की व्यवस्था, ये व्यवस्था है, इसलिए व्यवस्था युग के अनुसार नए से बनानी पड़ती है, ये इसमें निहित है। इसलिए आज जो वर्ण और जाति के विरुद्ध बहुत बड़े बहुत बड़े आंदोलन किए जाते हैं, उनका विरोध किया जाता है, उस अर्थ में हम बात नहीं कर रहे हैं, परंतु एक सामाजिक व्यवस्था के नाते वर्ण और जाति, समाज को समृद्धि चाहिए, इसलिए अर्थार्जन की व्यवस्था, अर्थोत्पादन की व्यवस्था, समाज को व्यवस्थित रखने के लिए शासन प्रशासन की व्यवस्था, समाज को हित और सुख मिले इसलिए कुटुंब की व्यवस्था, राज्य के अंतर्गत न्याय और दंड की व्यवस्था, युद्ध कौशल्य, युद्ध नीति, विभिन्न प्रकार की नीतियां, ये समाज जीवन को व्यवस्थित रखने के लिए की जाती है। तो एक तरफ धर्म और संस्कृति, राष्ट्र का परम वैभव, ये समाज स्तर पर शिक्षा का उद्देश्य है। तो दूसरी ओर जितनी भी व्यवस्थाएं हमारी बनी हैं या अभी बन सकती हैं, उन सब की सुव्यवस्था, इन सब का अच्छे सम्यक रूप से स्थापना, ये शिक्षा का लक्ष्य है। ये भी हम, ये ज्ञान की सेवा के सारे अब अंगभूत घटक ही हैं। इसलिए समाज की बात जब हम करेंगे तब एक तरफ परम वैभव, एक तरफ धर्म और संस्कृति, और साथ में दूसरी तरफ सभी व्यवस्थाएं, इनका सम्यक रूप से स्थापन करना, ये सब शिक्षा के उद्देश्य हैं। और फिर इसके बाद तीसरा आता है, शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्ति का विकास। शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्ति का जीवन विकास। हम व्यक्ति लें, समाज लें अथवा ज्ञान लें, उसका संबंध तो जीवन के साथ ही है। राष्ट्र जीवन हो, व्यक्ति का जीवन हो, या समग्रता में जीवन और जगत हो, सर्वत्र शिक्षा का संबंध जीवन से है, ये तो निहित है। तो अब तीसरे क्रम पर व्यक्तिगत विकास की बात आती है। हम व्यक्ति से शुरू करके ज्ञान तक नहीं पहुंचते हैं, हम ज्ञान से शुरू करके व्यक्ति तक पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान ये सर्व समावेशक ऐसी व्याप्ति है, उसके अंतर्गत राष्ट्र है, उसके अंगभूत घटक के रूप में व्यक्ति है। अगर समग्रता का विचार करेंगे तो व्यक्ति का विकास तो उसमें आ ही जाता है, परंतु केवल व्यक्ति की बात करेंगे तो उसमें समग्रता का विचार नहीं आता है। इसलिए पहले ज्ञान की सेवा, दूसरे राष्ट्र की रक्षा, और तीसरे व्यक्तिगत विकास। व्यक्तिगत विकास का अर्थ क्या है? तो व्यक्ति को जन्म के साथ अपनी जो भी संभावनाएं मिली हैं, जो भी सामर्थ्य अंतर्निहित रूप में मिला है, उसका प्रकटीकरण, उसका अनफोल्डमेंट, उसका मैनिफेस्टेशन। इस संदर्भ में स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा की जो व्याख्या की है उसको समझना आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। व्यक्ति के अंतर्निहित पूर्णता का प्रकटीकरण यही शिक्षा है। तो ये, इसको हमने
व्यक्ति का सर्वांगीण विकास कहा है। ये अंतर्निहित पूर्णता क्या है? तो व्यक्ति अंततो गत्वा आत्मतत्व ही है, ये अंतर्निहित पूर्णता है। क्योंकि आत्म रूप तो पूर्ण है ही, इसलिए अंतर्निहित पूर्णता ये आत्म रूप है। इस जन्म में उस आत्म रूप को मैनिफेस्ट होने के लिए, प्रकट होने के लिए कुछ सामर्थ्य प्राप्त हुआ है, पोटेंशियल प्राप्त हुआ है। तो इस जन्म में ये जो पोटेंशियल प्राप्त हुआ है, हो सकता है कि इस जन्म में ही आत्म रूप का पूर्ण आविष्कार, पूर्ण साक्षात्कार न हो जाए तो जन्म जन्मांतर में होगा। परंतु इस जन्म में कुछ तो पोटेंशियल है उसी दिशा में बढ़ने का, उसी दिशा में माने आत्म रूप का साक्षात्कार करने का। इस जन्म में उसकी जो संभावनाएं हैं उसको पोटेंशियल कहते हैं, उसको अंतर्निहित सामर्थ्य कहते हैं, अंतर्निहित पूर्णता का स्वरूप कहते हैं, उसका मैनिफेस्टेशन, उसका प्रकटीकरण। प्रकटीकरण का अर्थ है व्यवहार में आना। हम दूसरों के साथ जिस प्रकार से पेश आते हैं उसमें प्रकट होना, बुद्धि कौशल्य इसमें इसके रूप में प्रकट होना, ये अंतर्निहित पूर्णता का अर्थात सामर्थ्य का प्रकटीकरण है। तो पूर्ण प्रकटीकरण होना ये अच्छी शिक्षा का लक्षण है। तो तीसरे क्रम पर शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्ति के अंतर्निहित पूर्णता का प्रकटीकरण। इसके लिए हमने जिस शब्दावली का प्रयोग किया है वह है सर्वांगीण विकास। इसके लिए और पारिभाषिक शब्दावली का जो प्रयोग किया है वह है पंचकोशात्मक विकास, व्यक्ति का पंचकोशात्मक विकास, ये शिक्षा का उद्देश्य है। और हम जानते हैं कि पंचकोश हम किसको कहते हैं, विस्तार से हम पंचकोश की कभी बात करेंगे, परंतु ये पंचकोश क्या है और कैसे हैं, तो ये तो मुझे केवल उल्लेख ही करना है क्योंकि हम सबको मालूम है। तो पंचकोश है अन्न रसमय, उसको हम केवल अन्नमय कहते हैं, परंतु उसका सही शब्द है अन्न रसमय। अन्न रसमय क्यों कहा होगा? तो अन्न तो हमारा शरीर है, परंतु जो अन्न हम लेते हैं उसका शरीर के अंदर प्रक्रिया होकर पहला ही जो रूपांतरण होता है वह रस में होता है। रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से ओज, ऐसा अन्न का रूपांतरण हमारे शरीर के अंदर होता जाता है। उसका इसको सप्त धातु कहते हैं। इसका पहला ही धातु है रस। जो अन्न हम लेते हैं उससे रस बनता है, परंतु उस अन्न से ही ये संपूर्ण शरीर बना है, इसलिए इसको अन्नमय, ऐसा हमारा व्यक्तित्व का एक पहलू कहा है। अब इस शरीर को जानना, शरीर को काम में साधन रूप लगाना, इन सब ये शरीर अन्नमय कोश की शिक्षा का विचार करते समय आता है। उसके अंतर्गत दूसरा जो कोश है अर्थात दूसरा पहलू है वो प्राणमय कोश है, तीसरा है मनोमय, चौथा है विज्ञानमय और पांचवा है आनंदमय। और इस आनंदमय को भी अतिक्रम करके आत्म तत्व स्वयं है, ऐसा व्यक्तित्व का स्वरूप हमारे उपनिषदों में बताया। और जब हमने सर्वांगीण विकास की परिभाषा तय की तब हमने इसी सर्वांगीण विकास को अथवा पंचकोशात्मक विकास को सामने रखा। तो जब शिक्षा की पूरी प्रक्रिया
आचार्य और छात्र पर ही आधारित ऐसी होती है, तब इसका विचार अधिक विस्तार से किया जाता है। तो फिर इसका स्वरूप हमने डिफाइन किया। क्या किया? अन्नमय कोश का विकास, इसका अर्थ क्या है? शरीर अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए मैंने कैसा होना चाहिए? तो पहले शरीर स्वस्थ होना चाहिए, अर्थात आरोग्य संपन्न होना चाहिए। फिर और कैसा होना चाहिए? शरीर में बल होना चाहिए, नहीं तो हम काम ही नहीं कर सकते। इसलिए आरोग्य संपन्न, अर्थात कोई कहेगा कि आरोग्य का अर्थ ही बल संपन्न होना भी है, परंतु कभी कभी आरोग्य संपन्न लोग बहुत बलवान होते हैं अथवा बल साधना करते ही हैं, ऐसा नहीं होता है, जैसा भी हम माने। परंतु आरोग्य संपन्न होना, बल संपन्न होना, तीसरा है कुशल होना। ज्ञान, शरीर के विभिन्न अंगों से हम काम करते हैं, उसमें पहले कर्मेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियों की कुशलता, ज्ञानेंद्रियों की संवेदन क्षमता, और बाहुओं में बल होना, माने शक्ति होना, ये कुशलता। चौथा है तितिक्षा, सहन करते आना चाहिए। शरीर अच्छा है, इसका अर्थ है कि एक सीमा तक वह विपरीत परिस्थितियों में भी स्वस्थ रह सकता है, अर्थात ठंडी, गर्मी, वर्षा, भूख, प्यास, जागरण, अस्वच्छता, ये सारी जो विपरीत परिस्थितियां हैं, उनको सहना, कितना अधिक हम सह सकते हैं, वह हम कितना आरोग्य संपन्न और बल संपन्न है, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो उसके अनुपात में तितिक्षा होना, सहनशीलता होना, सहन शक्ति होना, ये अच्छे शरीर का और एक लक्षण है। और शरीर में लोच होना, माने हम शरीर का कैसे भी उपयोग कर सके, उस प्रकार से शरीर का गठन होना, ये तो अन्नमय कोश का विकास है, ये स्वरूप है, इसका स्वरूप है ऐसा। अब किस लिए? तो इसका उद्देश्य उतना शरीर तक सीमित किया। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, हमको शरीर का इस प्रकार का विकास क्यों चाहिए? तो धर्म को साधने का सबसे पहला साधन तो शरीर ही है। इसलिए शरीर आरोग्य संपन्न, बल संपन्न, कौशल संपन्न, तितिक्षाक्षम और लोचपूर्ण ऐसा होना चाहिए। यह उसके विकास का स्वरूप। क्या प्राणमय का विकास, उसका स्वरूप क्या है? तो प्राण से ही शरीर काम करता है, प्राण जीवनी शक्ति है, प्राण कार्य शक्ति है। इसलिए प्राण भी बलवान होना, बलवान प्राण से एक तरफ तो शरीर की कार्य शक्ति बढ़ती है, दूसरी तरफ मन के अनेक गुणों का भी संभव होता है, विकास होता है। तो प्राण से उत्साह आता है, प्राण से अच्छा प्राण, संतुलित प्राण, बलवान प्राण, इससे उत्साह आता है, विजिगीषु मनोवृत्ति आती है, पॉजिटिव दृष्टिकोण जिसको कहते हैं वो आता है, काम करने में थकान नहीं महसूस होती है, थकान से भी ज्यादा निरुत्साह नहीं होता है। ये सब मन के गुण है, उत्साह, विजिगीषु मनोवृत्ति, आकांक्षाएं अधिक बड़ी होना, निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, आत्मघाती इंस्टिंक्ट नहीं विकसित होना, और हमेशा आत्मविश्वास से पूर्ण होना, ये अच्छे प्राण शक्ति की निशानी है। इसलिए प्राणमय कोश के विकास का यह स्वरूप है। मनोमय कोश के विकास का स्वरूप है मन की चंचलता दूर होकर एकाग्रता बढ़ना, मन की उत्तेजना पूर्ण अवस्था के से मुक्त होकर शांत अवस्था प्राप्त होना,
आसक्ति से अनासक्ति की ओर जाना, मनोबल बढ़ाना, इसका अर्थ है यही सारी शक्तियां अपने इसमें अधिक होना। मनो दौर्बल्य का अर्थ है आकर्षणों के अधीन हो जाना, यानी आसक्त हो जाना, निश्चय से डिग जाना, ऐसा मनो दौर्बल्य का लक्षण है। वो अभी प्राणमय कोश के विकास में जो भी बताया था वो मनोमय विकास के साथ संबंधित है। सद्गुणी होना, ये भी मनोमय कोश का विकास का स्वरूप है। विज्ञानमय कोश, ये बुद्धि है, और बुद्धि जानती है, समझती है, इसलिए समझ शक्ति बढ़ाना, ग्रहण शक्ति अधिक होना। बुद्धि के जो साधन है, निरीक्षण, परीक्षण, तर्क, अनुमान, संश्लेषण, विश्लेषण, ये सब सही पद्धति से करते आना, ये बुद्धि का विकास है। और इसका कल्मिनेशन होता है, इसका अंततोगत्वा विवेक ख्याति। विवेक ख्याति का अर्थ है पदार्थ के, घटना के, किसी भी व्यवस्था के सही स्वरूप को समझना, सही रूप में सारी घटनाएं समझना, न्याय अन्याय, सत्य असत्य, उचित अनुचित, सही गलत आदि का विवेक प्राप्त करना, इसको विवेक ख्याति कहते हैं। इसको यथार्थ ज्ञान भी कहते हैं। तो इस विज्ञानमय कोश का विकास होना, आनंदमय कोश का विकास माने सहजता होना, अभय होना, आनंद होना, प्रेम होना, सौंदर्य बोध होना, और उससे आत्म साक्षात्कार की संभावना निर्माण करना, अपने यथार्थ स्वरूप को अनुभव करना। बुद्धि से जानते हैं, आनंदमय कोश के दो शब्द हैं, एक चित्त है, दूसरा हृदय है। चित्त में संस्कार होते हैं, इस चित्त को शुद्ध करके हृदय में स्थित प्रेम, आनंद, सौंदर्य बोध, सहजता, स्वतंत्रता, निर्भयता, इसकी शक्ति प्राप्त करना और उससे अपने सही स्वरूप को पहचानना, आत्म रूप को पहचानना। ऐसे हम यात्रा करते करते शिक्षा के माध्यम से आत्म रूप को पहचानने तक पहुंचते हैं। ये सर्वांगीण विकास का अथवा पंचकोशात्मक विकास का स्वरूप है, ये शिक्षा का उद्देश्य है। तो शिक्षा की चर्चा, शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा की रचना, ये सब ज्ञान की सेवा के लिए, राष्ट्र के परम वैभव की प्राप्ति के लिए और व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए है। ये तीन हमारी शिक्षा के उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर अब शिक्षा की व्यवस्था की कैसे जाती है, इसका हम एक के बाद एक विचार करेंगे। आज यहीं रुकते हैं। हमेशा की तरह प्रश्न अथवा अभिप्राय आप भेजिए, उत्तर रविवार को प्राप्त होंगे। कल से हमने जो शांति पाठ शुरू किया है वह तैत्तिरीय उपनिषद का शांति पाठ है। आप सुनते ही होंगे, कुछ लोगों ने रिकॉर्ड भी किया है। तो इसको हम रविवार तक आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। आत्मसात करने का अर्थ है कंठस्थ करना, सही उच्चारण होना, सही स्वर होना। यहाँ रुकते हैं। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि
ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्कार। नमस्ते प्रणाम ताई। प्रणाम ताई, नमस्ते सभी को। नमस्ते जी। सबको राम राम। सबको नमस्कार।